कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। और शायद सफलता का असली राज भी यही है कि हमें अपनी मंजिल की चिंता किए बिना अपने सफर को देखना चाहिए कि हम उस सफर को कैसे तय कर रहे हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ और कितने सच्चाई के साथ हम उस सफर को मेंटेन करके और अपनी मंजिल हासिल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधा एग्जाम इनसाइट पर फिर से एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। दोस्तों, आप मिल चुके होंगे अमन राय जी से, जिन्होंने पिछली बार जब ये आए थे तो इनका सिलेक्शन आरआरबी एसएनटी में हुआ था। तब इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी सब कुछ आपको बताया, बहुत मोटिवेट किया। और फिर से ये आज हमारे साथ है एक दूसरी अचीवमेंट के साथ, क्योंकि इनका फिर से एक एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, जो कि है एमपी पुलिस एफएसएल लैब से जुड़ी रिक्रूटमेंट जो हुई थी एग्जामिनेशन, उसमें इन्होंने ये क्वालिफाइड हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं अमन राय जी का, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एक ही साल में अमन राय जी ने दो एग्जाम क्रैक किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो अमन जी, आपने 2 एग्जाम क्रैक किया, इसलिए मैं आपके लिए 2 चॉकलेट लेकर आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। अमन राय जी, बाकी सब लोग आपसे परिचित है पहले ही, क्योंकि आपने पहले भी इस चैनल पे आके अपना पॉडकास्ट दिया था, मीन्स हमसे बातचीत हुई थी आपकी। अब मैं चाहती हूँ कि फिर से एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे और लोगों को। मेरा नाम अमन राय है जी। मैं टेकापार खोड़ी, गैरतगंज डिस्ट्रिक्ट रायसेन से हूँ। जी। बाकी मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए। जी। और ये भी बताइए आप हमें कि किस एग्जाम में अभी जो हुआ है, क्योंकि बाकी तो मैंने बता दिया कि आपका आरआरबी एसएनटी में भी हुआ था। ये जो एग्जाम एमपी पुलिस एफएसएल लैब से जुड़ी जो परीक्षा हुई थी, इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए। एमपी पुलिस की जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रहती है, उसके लिए रिक्रूटमेंट निकालती है एमपी पुलिस ही। इसका एग्जाम भी एमपी पुलिस ही कराती है, अलग से ऐसे एमपीएसवी या कोई और नहीं कराती संस्था। तो इसके लिए अभी मार्च में निकला था नोटिफिकेशन, 2026 के मार्च में। हाँ, मतलब इसी साल। हाँ, इसी साल। ओके। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेज ऐसी, इसके लिए परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होता है फर्स्ट स्टेज में। अच्छा। 5 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस देने के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, प्री में जो क्वालिफाइड होते हैं उनके 5 टाइम्स इस पर, मतलब पोस्ट के 5 टाइम्स। अच्छा, पोस्ट के 5 टाइम्स, मतलब कि 100 है मेंस के लिए, मतलब 100 पोस्ट आई है तो 500 बच्चों को बुलाया जाएगा। उससे ज्यादा भी हो जाते हैं यदि जैसे जो लास्ट कैंडिडेट हो रहे हैं उनके परसेंटेज इक्वल हो रहे हैं, तो सभी को बुलाया जाएगा परसेंटेज इक्वल वालों को। लास्ट में जैसे इक्वल हो जाती है ना, जैसे 95 कट ऑफ बन रहा है, 95 जैसे 10 लोगों की है, तो उन 10 को भी ऐड करके बुलाया जाएगा, भले ही वो 5 गुने से ज्यादा भी हो जाए मेंस देने के लिए। हाँ, मेंस देने के लिए। ओके अमन राय जी, बाकी जैसे आपने सारी पिछली बार स्ट्रेटेजी अपनी सिलेबस सब कुछ शेयर किया था, तो इस बार मैं अपना क्वेश्चन ना लेके जो बच्चों के क्वेश्चन थे आपसे वो मैं लेकर आई हूँ। तो मैं एक एक करके वो क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसका जवाब दे। तो सबसे पहले ये था कि जिस एग्जाम में अभी आपने क्लियर किया है उसके बारे में, मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, मतलब कब बच्चे उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि वो एग्जाम दे, उनकी एज क्या होनी चाहिए, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, और इसमें इस जॉब में करना क्या रहता है, ये सब प्लीज एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, इस एग्जाम के सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता देता हूँ। प्री तो मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफाई मतलब सिर्फ परसेंटेज बेस से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इसका। प्री में मतलब जो भी लोग फॉर्म डालेंगे उसके मतलब प्री का मतलब ये स्टेज 1 है, मतलब ये इसको आप प्री बोल सकते हैं कि इसमें 5 टाइम्स कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है, कितने लोगों को मेंस देना है जी। फिर मेंस का पैटर्न यह है कि 80 नंबर की साइंस आती है इसमें, जनरल साइंस, और 20 मार्क्स की जीके जीएस रहती है। तो 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि एक रिटर्न एग्जाम है। मतलब पेपर क्वेश्चन के नीचे स्पेस रहता है, उसमें 1 वर्ड में क्वेश्चन करने रहते हैं, 1 वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आता है। मतलब पेपर में ही आपको आंसर लिखना रहेगा। अच्छा। हाँ, पेपर में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, आपको मतलब पेपर रहेगा ऑफलाइन पेपर, उसी में लिखना है पेन से। समझ गई। और ये जो प्री वाला एग्जाम होता है इसमें मतलब एग्जाम नहीं होता, मतलब वो सिर्फ परसेंटेज बेस्ड तो ये साइंस का ही बच्चा दे सकता है कि अदर स्ट्रीम के भी बच्चे? मतलब 3 पोस्ट हैं, सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। अच्छा। एक आती है लैब टेक्नीशियन, एक लैब असिस्टेंट और एक लैब अटेंडेंट। तो लैब टेक्नीशियन में आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है साइंस स्ट्रीम से जी। उसमें कुछ और भी हैं कि फॉरेंसिक साइंस है या फिर 1-2 और हैं डिग्री। बाकी साइंस है आपका तो बैचलर में तो आप कर सकते हैं उसके लिए अप्लाई। ओके। और लैब असिस्टेंट के लिए आपकी 12th होना चाहिए साइंस से। अच्छा। और 10th, और लैब अटेंडेंट के लिए 10th बेस से होता है।
अच्छा, और सबका प्री मेंस होता है ऐसे? हाँ, मतलब प्री के लिए वही शॉर्ट लिस्ट है। वो तो समझ गई, वो तो परसेंटेज बेस पे प्री में सिलेक्शन होता है दर्शकों, जैसे कि लैब टेक्नीशियन के लिए ग्रेजुएट की परसेंटेज, लैब असिस्टेंट के लिए 12th की परसेंटेज, और लैब अटेंडेंट के लिए 10th की परसेंटेज के आधार पे। ओके सर। 5 टाइम्स इधर बुला लिया, अब मेंस होगा आपका रिटर्न। अच्छा, और इस एग्जाम का सिलेबस क्या है? मतलब अगर कोई बच्चा शुरू करना चाहता है कि चलो प्री में तो उसके परसेंटेज बेस्ड पे हो जाएंगे, उसका बहुत अच्छा परसेंटेज उसने स्कोर किया है 12th में साइंस स्ट्रीम से, तो अब वो क्या क्या पढ़े कि उसमें ये एग्जाम क्लियर कर ले वो? जैसे उसमें सिर्फ आपको सिलेबस में ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया है कि सिलेबस क्या क्या है एमपी पुलिस ने। उसमें सिर्फ उन्होंने इतना लिखा है सामान्य विज्ञान। अच्छा, तो अब सामान्य विज्ञान का अर्थ आप 10वीं से मतलब कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 10वीं तक का समझ सकते हैं। सामान्य। तो आप कैसे समझे थे इस चीज को? अब मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, सिलेबस ही नहीं था। हाँ। और ना ही कहीं से पता लग पा रहा था। हाँ। तो मैंने इसके लिए वो मैं अपने रेलवे की साइंस पढ़ी थी मैंने। हाँ। तो इसके लिए मैंने कोई अलग से पढ़ाई नहीं करी फिर। अच्छा, उसी को रिवीजन किया मैंने बार बार। अच्छा। तो और क्योंकि मेरा मार्च में रेलवे का एग्जाम हो गया था, उसके बाद रिवीजन तो तब मैंने करी थी, तब मुझे लग भी रहा था 80 नंबर की साइंस आ रही है, तो इसके लिए मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम पढ़ाई किए हैं तो ये दे सकते हैं एग्जाम। ओके, और भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि आप सर से पूछना कि उनका रूटीन क्या रहता था पढ़ने का, क्योंकि एक बच्चा दिन भर भी पढ़ के एक एग्जाम क्लियर नहीं कर रहा है और आप एक साल में 2-2 एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो आपका कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा या कुछ तो रूटीन में ऐसी सीक्रेट होगी जो आप 2-2 एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। मतलब मेनली यही रहता था, मतलब टारगेट बना के पढ़ता था मैं कि मतलब मुझे आज जैसे मैं साइंस ही पढ़ रहा हूँ तो उसके मुझे पता है कि मतलब मुझे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म करना है। यदि मैंने टारगेट लिया दिन में, मतलब मैं उनको खत्म करूंगा पहले। अच्छा, ऐसा रहता था। अच्छा, मतलब आप टारगेट सेट कर करके छोटे-छोटे टारगेट आप सेट करो, उससे सही एफिशिएंसी निकलती है आपकी। और अगर कभी टारगेट छूट जाए तो आप क्या करते थे? जैसे टारगेट था तो अब मैं उसे पहली कोशिश तो यही रहती थी ना छूटे, लेकिन छूट भी जाता है तो उसको अगले दिन कवर करता था मैं। और अगले दिन का भी वो रहता था, अगले दिन का रहता था तो मतलब उसको करने की कोशिश करता था, साथ में हो जाए दोनों। तो मतलब ज्यादा मेहनत अगले दिन कर लो ताकि आपका बैकलॉग ना हो पाए। और सवाल था कि आपने पीवाईक्यू का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे उसको एनालाइज किया? और मेनली मैंने आपको बताया कि इसका एग्जामिनेशन जो रहता है ऑफलाइन मोड में, वो ले लेते हैं पेपर भी आपसे, उसी में प्रश्न जो होता है। तो इस वजह से पीवाईक्यू इसके मिल नहीं पाते, तो डबल कंफ्यूजन थी इसका, मतलब कि करें कैसे तैयारी। और ना इसका मतलब इतना ज्यादा यूट्यूब पर मिल रहा था कंटेंट, ना कहीं पे। फिर भी आपने क्रैक किया। हाँ, तो क्योंकि इसकी लास्ट वैकेंसी 2023 में आई थी। अच्छा, हाँ, उसके बाद 2026 में 2026 में आई। तो बिना पीवाईक्यू के, बिना एक डिटेल सिलेबस के, बिना किसी मतलब यूट्यूब पे भी उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत बड़ी आपने मिसाल कायम की है कि इस एग्जाम को आपने क्रैक किया है। तो ऐसा हम क्या समझे कि क्या बच्चे पढ़े कि वो क्रैक कर पाए, क्योंकि ना इसके पीवाईक्यू है, ना यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, ना सिलेबस ठीक से दिया गया है। तो आप बताइए कि आपने कैसे किया इस चीज को? मैं जनरल साइंस लिखा था। मैंने जनरल साइंस में जो टॉपिक आते हैं 6th to 10th, उनको ज्यादा फोकस किया, मतलब जैसे जो भी था। और जो मतलब अदर एग्जाम में आते हैं, क्या जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस एक सही रहता है। कि जनरल साइंस यदि कहीं जैसे एमपी भी फॉरेस्ट में पूछता है जनरल साइंस, और भी जगह पूछता है एमपी में, तो मैंने उन्हीं से रिलेटेड देखा कि जनरल साइंस लिखा है उनमें भी, तो उनमें ऐसा पूछता है तो शायद इसमें भी ऐसा पूछ सकता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा था इसमें शायद कुछ हट किया जाएगा, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाली है जॉब, तो साइंस हो सकता है अलग लेवल किया जाए, लेकिन जनरल साइंस ही आई थी। मतलब कुछ क्वेश्चन आए थे हार्ड लेवल के। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अदर जो एमपी का एग्जाम है, अगर उसमें साइंस मेंशन्ड है, तो और सब जो उसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके तो पीवाईक्यू रहते हैं, तो क्या बच्चे उस चीज का यूज कर सकते हैं? हाँ, उस चीज के यूज कर सकते हैं पीवाईक्यू, उनके पीवाईक्यू, मतलब अदर जो एग्जाम होते हैं उनके। हाँ, ये भी बच्चों का ही सवाल था कि जब इसका पीवाईक्यू नहीं मिलता है तो फिर अगर हम उसका यूज करें तो क्या अच्छे से तैयारी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, काफी हेल्प मिलेगी उनसे। ओके, अगर कोई ये भी एक
स्टूडेंट का ही था कि अगर कोई स्टूडेंट एमपी पुलिस जो है एफएसएल या सिमिलर साइंस बेस्ड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस ज्यादा पूछता है, तो क्या आप उसके लिए कुछ रिसोर्सेज अगर सजेस्ट करें या यूट्यूब कंटेंट कोई बहुत जो मतलब एक एवरेज बच्चे को भी समझ में आ जाए, ऐसा कुछ? साइंस के लिए यदि आप किसी से बैच लेके पढ़ रहे हैं किसी टीचर से, तो एक तो वो भी बेस्ट है कि आप पहले वो सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद आपने बताया जैसे PYQ अदर एग्जाम के भी लगा सकते हैं इसके लिए भी, या फिर आप NCERT से भी कर सकते हैं साइंस। मतलब NCERT पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मतलब 6 to 10 आप NCERT जरूर पढ़ो। हाँ, उसकी जो साइंस रहती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है लिखा हुआ। ओके, तो इसके लिए जैसे नोटिफिकेशन आपने बताया कि मार्च में आया था, और एग्जाम कब हुआ था इसका? इसका एग्जाम 15 जून को हुआ था। मतलब लगभग 2 से 3 महीने आपको समय मिले थे। 2 से 3 महीने समय। तो आप मुझे उन बच्चों के लिए 30 दिन का जो रोड मैप होता है, लाइक कोई शुरू से शुरू करना चाहता है, मतलब कुछ एकदम ब्लैंक है वो और शुरू करना चाहता है, तो उसे आप पहले 30 दिन का ऐसा रोड मैप क्या देना चाहेंगे कि वो कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े उन लोगों के लिए? सबसे पहले तो आपको इसकी प्री का रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा जी, मतलब आपका हो रहा है कि नहीं, क्योंकि परसेंटेज इसमें काफी हाई कट ऑफ जाने लगा है। उसके बाद यदि जैसे आपका प्री हो जाता है तो आप सबसे पहले साइंस की जनरल साइंस के जो मेन टॉपिक हैं, जैसे जो ज्यादा पूछे जाते हैं, आप PYQ में आपको समझ में जाएंगे किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको कवर करिए सबसे पहले। उसके बाद करनी तो सारी जनरल साइंस है आपको कवर, जो भी टॉपिक है साइंस में जनरल से, लेकिन पहले जो इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना उन टॉपिक को कवर कर लिया जाए तो ठीक रहता है। मतलब जो पहले टफ ये भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिनसे, वो आप पहले कर लोगे तो बाद में रिवीजन के टाइम अच्छा रहेगा। जैसे मिरर एंड लेंस से एक क्वेश्चन आता ही है तो उसको पहले कर लो आप। ऑप्टिक्स से भी आते हैं ऐसे। अच्छा, ओके। और अब मैं आपके बारे में, ये तो सारे बच्चों के क्वेश्चन हो गए, तो स्टूडेंट जो आप सबका एक ये सवाल था कि अमन राय जी से पूछना है, आप सब इस बारे में अभी तक जान गए होंगे कि प्री होता है फिर मेंस होता है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है एग्जाम का, आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका परसेंटेज बेस्ड पे होता है तो आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, स्ट्रीम क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, और 30 दिन का जो रोड मैप है, PYQ कहाँ से करे, पढ़े कहाँ से, रिसोर्सेज, ये सब कुछ मैंने अमन जी से पूछ लिया है। तो ये पहला पार्ट था सिर्फ आपके लिए, तो अगर आपके लिए इतना ज्यादा अगर हम ला सकते हैं तो आपसे बस एक विनती है कि आप एक सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आइए अब हम अमन जी के बारे में जानते हैं कि अमन जी को कैसा फील हो रहा है। तो अमन जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि 2 एग्जाम क्रैक करके आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है कि मतलब जो मैंने पढ़ा था और वो एग्जाम में भी आया, और मतलब मैं कर पाया उधर पे एग्जाम में परफॉर्म। आपको अच्छा लगता है मतलब। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप 2 सीट लेके एक बच्चे का सीट आप मैम इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट है, यदि जैसे मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो किसी और को मिलेगी। अच्छा। और मैं ज्वाइन करता भी हूँ और उसके बाद स्किप भी करता हूँ तब भी वो सीट मतलब उसको दी जाएगी, वेटिंग वाले को। अच्छा, मतलब आप अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे तो वो मिलेगा? उसको मिलेगा। इसमें साथ में ही वेटिंग लिस्ट भी आई है एक साथ, 15% वेटिंग लिस्ट आती है। जैसे 100 पोस्ट हैं तो 15 की वेटिंग लिस्ट निकलेगी। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीट किसी के लिए जा रहे हैं? ये काम नहीं कर रहा। तो आपका मन क्या है अभी, कौन सा ज्वाइन करना है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैं पता कर रहा हूँ इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह, क्या मुझे भी ज्यादा जानकारी नॉलेज नहीं है इस पोस्ट के बारे में। अच्छा। क्या कम वैकेंसी आती हैं और यूट्यूब पर भी इतनी ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो आप दोनों को अभी टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन सी बढ़िया रहेगी। अच्छा, आप अपने मम्मी पापा के बारे में थोड़ा बताइए, उनका क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं? वो काफी ठीक लग रहा है उनको कि मतलब 2 गवर्नमेंट जॉब हो गई, जब लगती नहीं है। पिछली बार मुझे एक नहीं मिल रही थी, मैंने मतलब दिए थे सारे एग्जाम से आउट हो रहा था। इस बार पहुंची, दोनों फाइनल हो गया। मतलब एक समय ऐसा था, पिछली साल ही वो समय था कि जब एक भी एग्जाम आपको नहीं मिल रहा था, और इस बार आप 2 क्रैक कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप 2 एग्जाम क्रैक करके भी आप इतने पोलाइट हो, आप मतलब इतने नॉर्मल हो, अभी भी आप पढ़ते रहते हो, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती रहती है कि आप सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो? मैम मेनली अपनी गलतियों को एनालिसिस करो आप। क्या है, एग्जाम में कहीं होती है मिस्टेक, अपन मतलब कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं अपन, उस पे एनालिसिस करो। उसके बाद जैसे पिछली लास्ट ईयर को मैंने काफी एनालिसिस किया कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं हुए थे, उसको मैंने एनालिसिस किया, मुझे पता लगा कि कुछ और पढ़ना है अभी मुझे, तो वही कंटिन्यूटी जरूरी है आपकी। अच्छा, आप कंटिन्यू पढ़ाई करो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है।
और कोई बच्चा जैसे कि ये भी मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा जॉब भी कर रहा है और इस चीज की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, तो वो दो चीज को कैसे मेंटेन करें? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि हमें मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। अच्छा, आप जॉब नहीं करते अभी मैं जॉब पे कुछ था नहीं। हाँ, इस वजह से। ओके, अमन राय जी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर अमन जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और ये कुर्सी पे अमन जी की जगह आप भी हो सकते हैं। तो आज ही से आप लग जाइए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप कंटिन्यू उस चीज को करो। आप एक दिन ब्रेक लो, अगर बहुत ज्यादा उब गए हो, परेशान हो गए हो, आप ब्रेक लो, लेकिन लीव मत करो, उसे छोड़ो मत। तो ये थी अमन राय जी की छोटी सी पॉडकास्ट जिनमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। और अब अमन राय जी को आप सब जानते हैं कि हम अपने सारे गेस्ट को एक प्लांट जरूर देते हैं, क्योंकि जैसे एक प्लांट बढ़ता है, दूसरों की सेवा करता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी दूसरों को छाया देना, मीन्स एक पेड़ बहुत कुछ करता है। तो हम भी चाहते हैं कि अमन राय जी की लाइफ में बहुत सारी चीजें आए, बहुत सारा वेल्थ, गुड हेल्थ, सब ये अट्रैक्ट करे। तो अब हम इनको एक प्लांट गिफ्ट करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी एक प्लांट जरूर लगाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अमन जी, ये हमारी तरफ से आपके लिए, जैसे एक प्लांट बढ़ता है, आप भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करो। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप पॉडकास्ट हमारा सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू।